एक सवाल मेरे पूरे इंटरव्यू के दौरान बार-बार उभर के आ रहा है कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ डेप्रिवेशन आपने बताए और जितने भी प्रोसेसेस आपने ज़ाहिर करे जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रिवेशन आवाम में आता है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, उसमें जो इस वक्त सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो इसका जिस पे नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2007 में आई, उसने तो बिल्कुल एम्पिरिकली वाज़ेह कर दिया कि जो मुस्लिम समाज है वो हर पैरामीटर में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल हायरार्की सबसे पीछे है। और 2014 के बाद तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं इनइक्वालिटी की, जनरली स्पीकिंग उसमें इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, तो ऑफ कोर्स उसमें जो मुसलमान हैं उस पे और ज़्यादा असर पड़ा होगा। तो एक जो अक्सर बात हमें दिखती है कि कभी भी जो मुसलमान का जो, बिकॉज़ मुस्लिम इज़ द एलिफेंट इन द रूम, वो जो क्वेश्चन है नोबडी वांट्स टू एड्रेस दैट। इवन अभी भी इवन इंडिया अलायंस भी मुस्लिम एज अ क्वेश्चन को डील करते हुए डर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं कम्युनलाइजेशन ना हो जाए। तो किस तरह से, गिवन द फैक्ट हम इस प्रॉब्लम को पॉलिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा अपीजमेंट और इसका, व्हाट इज द वे आउट इकोनॉमिकली स्पीकिंग, क्योंकि दलित समाज का हुआ है, रिजर्वेशंस के थ्रू हुआ है और बाकी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू हुआ है, उनकी डिग्निटी को बूस्ट करने के थ्रू हुआ है। तो आज की डेट में आप इसको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमिक थिंकर और पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मुस्लिम क्वेश्चन एंड स्पेशली द मुस्लिम सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आपके इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में क्या पोटेंशियल है डायरेक्टली मुसलमान के डेप्रिवेशन को डील करने का? देखिए, जो हम लोगों ने जो फ्रेमवर्क बनाया ऑल्टरनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, उसमें हमने कहा कि जो बाज़ारीकरण है वो मार्जिनलाइज करता है। जो जितना हाशिए पे खड़ा है वो और हाशिए पे चला जाता है। उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो इसलिए मार्केट में वो मैटर नहीं करता है ना। तो इसलिए जब हमने कहा कि जो अगर हम बॉटम अप अप्रोच करेंगे तो इसमें जो गरीब है, हर तरह का जो गरीब है उसको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें हमने दलित को सेपरेट नहीं किया, उसको हमने मुस्लिम को सेपरेट नहीं किया। हमने ये माना कि जो महिलाएं भी हैं वो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, जो गरीब आदमी है वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का वो मार्जिनलाइज्ड है। तो जब ये सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हर समाज में बदलाव आएगा। मतलब वो दलित में भी बदलाव आएगा, जो मुस्लिम है उसमें भी बदलाव आएगा। पर जो पॉलिटिकल सवाल है आपका ना, जो सोशल सवाल है कि उनको इक्वालिटी का सेंस कैसे आएगा। सचर कमेटी रिपोर्ट की एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार जो स्कूल, जो शिक्षा केंद्र, जो अस्पताल बनने चाहिए थे, क्योंकि बाबू या ब्यूरोक्रेट्स, आपने बोला ब्लैक इकोनॉमी में भी बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व है, इसी तरह व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी इंटरवेंशन वहाँ पे भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, क्योंकि मुस्लिम का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुस्लिम का इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमने जब ये दलित का क्वेश्चन देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई पॉजिटिव इंटरवेंशन हुआ थ्रू रिजर्वेशन या मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के थ्रू। तो जब मैं ये देखता हूँ कि अगर क्लास डिबेट के हिसाब से या बाजारीकरण के डिबेट के हिसाब से सिर्फ देखें हम, तो मुसलमान कभी भी पोटेंशियली रिकग्नाइज ही नहीं होगा। पहली बात तो है कि वो भी इस तरह की पॉलिसीज भी ट्रिकल डाउन करेंगी, पहले वो कहीं जाएंगी फिर वो कहीं जाएंगी। तो उसमें किस तरह से, मतलब मुझे उसमें स्पेसिफिकली स्पीकिंग मुस्लिम क्वेश्चन का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं दिखता है। हो सकता है लॉन्ग रन में आप बोलें कि नहीं इतना ज़्यादा 50 साल क्या मुसलमानों को रुकना चाहिए। नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा ना, ये सोशल और पॉलिटिकल सवाल आ जाते हैं, है ना, कि मतलब हमारे दिमाग में एक कम्युनिटी के प्रति डिफ्रेंसिएशन है ना, या कास्ट के प्रति डिफ्रेंसिएशन है। ये सोशल और पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक उससे हल नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो समाज में मूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है ना। ये मूवमेंट्स जब खड़ी होंगी तो ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों के साथ जुड़ी होंगी, है ना। तो ये मूवमेंट्स क्रिएट करना आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें बदलाव लाना है, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजिशन भी नहीं होगा जब तक कि लोगों की कॉन्शियसनेस नहीं बदलेगी। अभी तो जैसे कि इनइक्वालिटी है, तो मार्केटाइजेशन में तो इक्विटी का सवाल ही नहीं आता, इनइक्वालिटी का सवाल तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया कि हम लोग होमो इकोनॉमिकस हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स मैटर करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें लोगों के दिमाग में सिर्फ ये इकोनॉमिक्स है कि भाई मैं कैसे और पैसे कमा लूँ, मैं कैसे, और वो ये नहीं देख रहे कि ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों इंटरलिंक्ड हैं। तो जो मूवमेंट्स होंगी वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों चीज़ों को जोड़ के चलेंगी, है ना। तो जो मैं बात जो कर रहा हूँ वो इकोनॉमिक है, पर उसको भी चेंज करने के लिए हमें मूवमेंट चाहिए, एक कॉन्शियसनेस चेंज चाहिए।
तभी इक्विटी का सवाल आएगा, तभी इक्वालिटी की बात होगी, है ना। तो अगर इक्विटी की बात नहीं होगी तो उसमें जो पिछड़ा हुआ है ना, जो ज़्यादा पिछड़ा हुआ उसकी तो बात आएगी नहीं, क्योंकि वो तो सोशल पॉलिटिकल हो गया। तो हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम होमो इकोनॉमिकस नहीं हैं, हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक व्यक्ति का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों दायरा होता है, वो तीनों दायरों में वो उसको डेवलप करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए कॉन्शियसनेस क्रिएशन मूवमेंट्स के द्वारा करना पड़ेगा। वो चाहे किसी भी चीज़ से मूवमेंट हो, चाहे वो ब्लैक इकॉनमी के खिलाफ मूवमेंट हो, जैसे कि अन्ना हज़ारे, रामदेव की मूवमेंट शुरू हुई तो लगा कि कुछ ट्रांजिशन होगा। जब 1973-74 में नवनिर्माण मूवमेंट गुजरात में हुआ, जेपी मूवमेंट हुआ, तो लगा कि समाज में कुछ बदलाव होगा। जब ये बोफोर्स के ऊपर वीपी सिंह का वो हुआ उस समय, तो लगा कि कुछ बदलाव होगा। तो ये बदलाव के लिए कोई ट्रिगर चाहिए। जब वो ट्रिगर होगा तो जैसे कि अगर हम देखें कि रिसेंट डेज में कोई ऐसी बड़ी लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि जब तक लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट नहीं होगी तो वो दिमाग में भरेगा नहीं, वो बड़ी जल्दी से आदमी रिवर्ट कर जाता है। तो जैसे कि अगर आप ब्रिटेन भी देखें तो 1810, 1820, 1830 का जो ब्रिटेन है, वहाँ पे भी वही हालात थे जो हमारे यहाँ हैं। अगर आप पिकविक पेपर्स पढ़ें, चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट वगैरह, तो वहाँ पे बेंच पे बच्चे मर जाते थे, उनको जो काम कराया जाता था, महिलाएं थीं, है ना। वो मूवमेंट के द्वारा बदलाव हुआ 100 साल में। तो ये निर्भर करता है कि हमारे यहाँ मूवमेंट्स किस प्रकार की होंगी, कितनी तेज़ी से होंगी। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी आएगी। तो जैसे कि ये कहा जाता था कि हम ब्रिटेन को कैसे हरा सकते हैं, वो तो उसका तो सूरज ही नहीं डूबता है दुनिया में, वो तो हाफ द वर्ल्ड पे रूल कर रही है। पर जब लोग कॉन्शियस हुए, जब लोग निकले, तो वो बदलाव आया। 1942 के मूवमेंट में भी सुनने में आता है कि 1-2% लोग ही निकले, कोई ऐसा नहीं कि सारा का सारा भारत निकल आया, पर वो 1-2% के निकलने से भी बदलाव आया। तो हमारे यहाँ भी ये कॉन्शियसनेस चेंज होगी अगर 1-2% भी निकल आए, जो कहें कि नहीं, हमें इस तरह का समाज नहीं चाहिए, हमें इस तरह का समाज चाहिए। और जब क्राइसिस आता है समाज में तो बड़ी तेज़ी से बदलाव आता है। और मुझे लगता है कि हम क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ पर्यावरण का क्राइसिस है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का क्राइसिस है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है, उससे तो जॉब्स और भी हिट हो जाएंगे। मतलब कि अभी तो स्किल्ड जॉब्स पे असर होगा। चैट जीपीटी के चलते हुए तो टीचर के जो नौकरी पे असर होगा कि जो क्या पढ़ाना है, कैसे जो ग्रेडिंग करना है, वो तो चैट जीपीटी कर देगा। तो ये जो हमारा जो स्किल्ड जॉब्स हैं, एक डॉक्टर के जॉब पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर बता देगा कि कौन सी केमोथेरेपी करनी चाहिए, है ना, कौन सी दवा देनी चाहिए। तो डॉक्टर का काम, इंजीनियर का काम, सभी जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो अभी आश्वस्त है कि भाई हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, आराम से चल रही है, हम सब ठीक कर रहे हैं, जब वहाँ पे जो वो ख़त्म होगा तो सोचेगा कि समाज किस प्रकार का चाहिए। तब हमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस बदलेगी। तब हमें इक्विटी की बात याद आएगी या गांधी की बात याद आएगी, क्योंकि जो गांधी के प्रिंसिपल्स हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेनेबल सोसाइटी बनाएंगे उसकी तरफ ले जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल में शायद बदलाव आना शुरू हो। और जैसे जैसे हमारे देश में क्राइसिस बढ़ रहा है, ये क्राइसिस जब बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास अभी जो खुश है तो वो करे, और जो गरीब है वो बेचारा प्रोटेस्ट नहीं कर पाता, वो तो गरीबी में रहा है, मतलब सैकड़ों साल से गरीबी में रहा है। तो गरीबी जो है वो अपने आप नहीं बदलती है, उसके लिए कॉन्शियसनेस चेंज है। वो मूवमेंट समाज में आती है, वो मिडिल क्लास से आए, अपर क्लासेस से आए, वो हमारी शिक्षा पद्धति से आए, कहीं से आती है और वो फिर फैलती है। तो उसी से फिर जो गरीब आदमी है उसका उद्धार होता है। नहीं तो जैसे मैं पहले कहा कि जो हमारा गरीब होता है, जो वर्कर है, वो भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके जो गैर बराबरी है उसको समझता है यही ठीक है। तो जबकि मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह में बार बार लिखा है कि गरीबी और बेरोज़गारी ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये सिस्टम की देन है। इनइक्वालिटी सिस्टम की देन है, क्योंकि इनइक्वालिटी भारत में बहुत ज़्यादा है। बाकी देशों में कम क्यों है? क्योंकि उन्होंने अलग तरह का सिस्टम जो है लगाया हुआ है। वहाँ पे इक्वालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान है, इक्विटी की तरफ और ज़्यादा ध्यान है। तो हमारे देश में भी ये कॉन्शियसनेस चेंज आएगी जब हम लोग मतलब एक और ज़्यादा बड़े क्राइसिस से कन्फ्रंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि बिना क्राइसिस के आजकल का जो समय है उसमें इतना बड़ा तब्दीली नहीं आती।